पर इस स्टेज पे क्या ऐसा नहीं लग रहा कि उनको थोड़ा थोड़ा सा साइड लाइन किया जा रहा है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, इस लड़ाई में जिसमें हम इतने कठिन जीत पर आए हैं, उसमें उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। और मैं समझता हूँ, मेरा कटु से कटु आलोचक भी कहेगा कि इसमें हरीश रावत के योगदान को भी नहीं नकारा जा सकता। मैंने इंडिविजुअल स्तर पर भी वातावरण बनाने के लिए 1 साल के अंदर बहुत काम किया, और चुनाव के दौरान भी मैं ही अकेले विजुअल फेस था जो सब जगह जा रहा था। तो यदि आप सरकार आने के बाद नकारते हैं, पीछे की तरफ को उनको धकेलते हैं ऐसे लोगों को, तो लोग तो सब देखते हैं, आपको जनता मुजरा देती है और फिर वो 5 साल बाद उसका हिसाब किताब मांगती है। सर, कई लोगों का ये भी कहना है कि आपने बहुत ज़्यादा त्याग करके अपने पार्टी वर्कर को जो आपके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों को आगे बढ़ाया और खुद उसके बदले में खुद नुकसान झेला। तो इसको किस तरह देखिए, मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जिस मुकाम पर कुछ लोगों की भावनाएं आती। 2002 में आप मैंडेट को देखिए, वो मैंडेट क्लियरली उस समय हमको मुख्यमंत्री बनाने का मैंडेट था। 2007 में हमने फिर परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी कि सरकार बनाई जा सकती, लेकिन पार्टी का एक निर्णय था कि हम जोर जोर से सरकार नहीं बनाएंगे, हमने उसको स्वीकार किया। तो 2012 में यदि हमारे साथ कोई नहीं भी था, तो उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कई लोग महसूस करते थे कि पार्टी को हमारे विषय में सोचना चाहिए था, लेकिन अब पार्टी का निर्णय था, एक निर्णय हो गया, और उस निर्णय के साथ जो लोग भावनात्मक रूप से आहत महसूस कर रहे थे, उनकी भावनाओं को पैसिफाई करना, शांत करना मेरा कर्तव्य था। और इसलिए मैंने अपने आप को उन लोगों के साथ खड़ा किया ताकि मैं सने सने उनकी भावनाओं का समाधान करके, उस पर मरहम लगा करके उनको पार्टी के साथ खड़ा कर सकूँ, और मैं उसमें कामयाब रहा। और सारी पार्टी आज एकजुट है, और मैं समझता हूँ कि विजय वर्मा जी को इस बात के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम आप TV 100 के माध्यम से जब उनसे कहेंगे, तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि पार्टी हमारे इस लोगों को एक्नॉलेज करेगी। सर, अगेन बहुगुणा जी आ गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए उनकी और किस चीज़ पर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ये एक गंभीर प्रश्न है, और मैं प्रारंभ से कहता रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि इन 10-12 सालों में हम अपने राज्य की प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं कर पाए। ये ऐसा राज्य है जिस राज्य में 90% कोई परियोजना बन जा रही है तो उसको बंद करना पड़ रहा है। जल विद्युत की, हम अभी तक जल विद्युत निगम की नीति नहीं बना पाए। बातें हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन नीति नहीं है, कहीं पर स्पष्टता नहीं है, जल उपयोग की हम कोई नीति नहीं बना पाए। और उसी तरीके से हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी चीज़ों की, हम उनको तय नहीं कर पाए। अब हमारे राज्य की अभी आबकारी नीति नहीं बना पाए। अरे भाई, ये देवी देवताओं का राज्य है, उस राज्य के अंदर हर साल आप शराब की दुकानें बढ़ाते जाएंगे तो देवी देवताओं की आत्मा भी हमको पूछने का काम करेगी। तो वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपने उसी तरीके से पर्यटन का है, आप किस तरीके से पर्यटन को, अभी तो केवल हमारा जो पर्यटन है वो धार्मिक पर्यटन पर आधारित है, उसको किस तरीके से हम शिफ्ट करें ताकि लोगों की इकोनॉमी के साथ जो मॉडर्निटी की रिक्वायरमेंट्स है उन सब और सब चीज़ों के साथ उसको कैसे जोड़ा जा सके, और वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो विशेषताएँ हैं, उनके साथ उसको कैसे जोड़ने का काम करें। हम अपने कल्चर की दूसरी चीज़ों को उसके साथ कैसे बचाए रखते हुए उसको जोड़ें। ये सब चीज़ें हैं जिन पर मैं समझता हूँ गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से शिक्षा का एक पहलू है जिस पर बड़ी गहराई से चर्चा करने की आवश्यकता है राज्य भर में जो है। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और ले करके सब पार्टियों के लोगों से बातचीत करके एक स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी, और हम तब उसके बाद आगे बढ़ें। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अब राज्य में भी आपकी सरकार है और सेंटर में भी आपकी सरकार है, तो क्या स्टेट के औद्योगिक पैकेज और दूसरे पैकेजेस के अंदर कुछ बेटरमेंट होगी या क्या होगा?
देखिए, औद्योगिक पैकेज में हमको एक बात समझनी पड़ेगी पहले, तो ये आकलन करना पड़ेगा हमारे पास इंडस्ट्री के लिए अब ज़मीन कितनी बची है। जी। हमारे राज्य का स्वाभिमान उसी समय तक ऊँचा रहेगा जब तक हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होंगे। जी। तो हमको अपनी खेती योग्य ज़मीन को बचाते हुए ही औद्योगिकरण की बात और रियल एस्टेट की बात करनी चाहिए। मैं एक मामले में खंडूरी जी का बड़ा धन्यवादी कि उन्होंने ज़मीन के विषय में, खरीद फरोख्त के विषय में एक बड़ी अच्छी नीति बनाई थी और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन उसके चारों तरफ ही हमको आगे के लिए इस नीति को तैयार करने की ज़रूरत है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अंधाधुंध औद्योगिकरण की तरफ भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन उद्योगों की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को भी आइडेंटिफाई करना है और विशेष तौर पर जो हमारा मिडिल क्षेत्र है राज्य का, उस क्षेत्र के अंदर हम किस तरीके के उद्योग पा सकते हैं। इसमें फ्लोरिकल्चर से लेकर के बहुत सारे, आज तो बहुत तरीके के उद्योग हो जाते हैं जिनमें बहुत स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है, जिसमें बहुत वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। तो उस तरीके के किस हम उद्योगों को कैसे बनवाने की बात कर सकते हैं, उस पर भी फोकस होना चाहिए। ये हाई राइज उद्योगों के साथ साथ इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमको अब जो पैकेज मांगना है वो एक नए तरीके का पैकेज मांगने की ज़रूरत है केंद्र सरकार से। तो इससे हट करके यदि हम पुराने पैकेज की तर्ज पर मांगेंगे तो हम पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, दूसरे राज्यों का विरोध छेड़ेंगे। और यदि हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार औद्योगिकरण की बात करेंगे तो ये राज्य हमारे औद्योगिक पैकेज का स्वागत करेंगे। और मैं समझता हूँ हिमालयी राज्यों के लिए हम एक मार्गदर्शक का, गाइड का काम कर सकते हैं। यदि हम अपनी औद्योगिक परिस्थितियों का, अपनी जिनको इन्वायरमेंटल परिस्थितियाँ हैं उनका अध्ययन करने के बाद, इकोलॉजिकल परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद नई तरीके की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी को केंद्र सरकार से ब्लेसिंग दिलवाएं, जिसको हम पैकेज कहते हैं वो पैकेज दिलवाएं, तो ये अपने आप में बहुत ही मुफीद कदम होगा। आई होप मुख्यमंत्री मेरे इस बात को सुनेंगे और इस पर कुछ कर सकेंगे। सर, सिर्फ औद्योगिक पैकेज तो एक बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है उत्तराखंड की। रोडों का बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल एकदम। अगर आप कहीं भी पहाड़ पे जाने की कोशिश करें तो रास्ते में रोडों का बहुत ज़्यादा खराब हालत है। तो ऐसे में पर्यटन भी कहाँ से आएगा उत्तराखंड में? असल में उत्तराखंड में पहले गड्ढा मुक्त थे, अब हम गड्ढा युक्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूरल एरियाज हैं, जिन एरियाज में ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर है। अब भी हमारे बहुत सारे जिला वाटर हैं जिनको हम नेशनल हाईवे से नहीं जोड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ रोड्स पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है और शायद मुख्यमंत्री ने इसीलिए इस महत्वपूर्ण विभाग को अपने पास रखा है। लेट्स होप 1 आध साल के अंदर कुछ परिवर्तन नजर आएगा। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल, अब आपके उत्तराखंड के लिए क्या एक्सपेक्टेंसी है? अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होने वाला है अगले 5 साल में? देखिए, ये जो समय है 11 साल पीछे और ये 5 साल, ये एक प्रकार का संधि स्थल है। इसमें पिछले 10 साल की कमियों को दूर करना है और आगे के 15 साल 20 साल के लिए बुनियाद डालना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है और मैं समझता हूँ हमारी नई कैबिनेट के सामने एक बहुत हिमालयन चैलेंज है इस हिमालयी राज्य से। और हम सब के सहयोग से, मैं समझता हूँ विपक्ष पक्ष सबका सहयोग मिलेगा और इस चैलेंज को ये पूरा कर सकेंगे। सर, टीवी 100 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे श्री हरीश रावत, जिनसे कि हमने एक खास मुलाकात।